गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग दोस्तों? जैसा कि पता है आपको कि हम लोग परम आईएएस का जो एनुअल करंट अफेयर्स है जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है, उसमें हम लोग अभी तक जो है नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट न्यूज़ और गवर्नमेंट स्कीम खत्म कर चुके थे। अब आपके पास जो है वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 वन लाइनर करंट अफेयर्स है। ये दो पार्ट में है, 50-50 क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम लोग वन लाइनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका एक सीरीज लेके आए हैं। ये 3-4 दिन चलेगा आपका। तो चलिए आज जो हम लोग शुरू करें वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, स्क्रीन पे आपको वन लाइनर दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले इंडियस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड एम्बिशियस प्लान्स टू एक्सपैंड द कंट्री स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सेंडिंग फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। कौन सा भाई? फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040। 2040 तक भारत जो है अपना खुद का जो है एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। कहाँ पे? मून पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना है। और दूसरा है कि अपना एक खुद का जो है स्पेस स्टेशन 2035 तक भारत जो है स्थापित करेगा। तो ये दोनों न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब तक भाई स्पेस स्टेशन कब तक चाहिए भारत को? ठीक है ना, स्पेस स्टेशन ये 2035 तक चाहिए। और आपका जो है अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट वो कब तक जाएंगे भाई? 2040 तक। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको इसमें से याद रखनी है करंट अफेयर्स में। चलिए दूसरा हम लोग न्यूज़ देखते हैं। दूसरा है युगांडा एयरलाइंस। अभी हाल में युगांडा एयरलाइंस जो है, ठीक है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से जो है अपने इंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उगांडा में जो स्थित है वहाँ की डायरेक्ट उड़ान की थी। इतनी लंबी उड़ान बेसिकली जो है डायरेक्ट नहीं होती, वो जो है आपको जाते हैं वाया होके जाती है। मतलब यहाँ से गया फिर यूएई गया फिर वहाँ से इस तरह से मुड़ के जाता है। लेकिन पहली बार युगांडा एयरलाइंस जो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने युगांडा के इंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो है डायरेक्ट उड़ान की है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जो बी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल में किस कंट्री ने जो है, आपको पता है युगांडा अफ्रीकन कंट्री है, तो किस अफ्रीकन कंट्री ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है अपने देश के एयरपोर्ट तक डायरेक्ट जो है उड़ान भरी है। तो युगांडा आप याद रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अभी हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना एक खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, SSMU सैटेलाइट। SS का मतलब है सर सैयद, जो उनके फाउंडर हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पे है सर सैयद। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स इसने लॉन्च किया। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के द्वारा। ठीक है, और याद रखना आपको कि ये जो एम्यूज रोबो क्लब दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेवलप ए 3U CubeSat मार्किंग द फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर द एम्यूज फाउंडर सर सैयद अहमद खान। तो पूछा जा सकता है अभी आपसे क्वेश्चन कि अभी हाल में किस विश्वविद्यालय ने जो है अपने फाउंडर के नाम पे जो है अपना खुद का जो एक सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? SSMU सैटेलाइट। ठीक है, ये याद रखना है, ये अलीगढ़ मुस्लिम सिटी ने जो है लॉन्च किया है। अगला जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपका कि अभी हाल में अमेरिका से स्पेस के फील्ड में कंपटीशन करते हुए चाइना ने जो है अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो उसका नाम क्या है जी? ठीक है, रिसेंट लॉन्च सेंजोई 17 फ्रॉम द जिक्वन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। यहाँ से जो अभी चाइना ने अपना स्पेस इंडिविजुअल्स की तरफ बढ़ते हुए अमेरिका को चैलेंज करते हुए अपना खुद का जो है सेंजोई 17 जो है सैटेलाइट लॉन्च किया। कहाँ से? जिक्वन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये चाइना में है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि नाम दे करके ये सेंजोई 17 जो सैटेलाइट है वो किस कंट्री का है? जापान का है, चाइना का है, रसिया का है, ठीक है, या कोरिया का है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है किसका है भाई? ये जो है चाइना का है। अगला जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स है वो है आपका कि अभी हाल में रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, आपको पता है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके ध्यान में रखते हुए हाल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? हेग में है। कहाँ पे? ठीक है, हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। उसने इनके खिलाफ व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है ना, और उसके वारंट जारी होने के बाद अभी हाल में उन्होंने जो है अपनी यात्रा कहाँ पे की है? किर्गिस्तान की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा अभी हाल में रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अभी उन्होंने हाल में कौन से देश की अपनी पहली यात्रा की? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? किर्गिस्तान। ये आपको याद रखना है। अगला है पोलैंड के बारे में कि पोलैंड में एक पार्टी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको, पार्टी का नाम क्या है? लॉ एंड जस्टिस। 8 साल से ये रूल कर रही थी। ये राइट विंग पार्टी है। राइट विंग पार्टी वैसी पार्टी को मानी जाती है जो दक्षिणपंथी होती है, जो कट्टर होती है, ऑर्थोडॉक्स होती है। जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेफ्ट की पार्टी है, राइट विंग पार्टी बीजेपी को मानी जाती है। तो जो कट्टर पार्टी होती है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर लड़ती है उसको राइट विंग पार्टी कहते हैं। तो अभी हाल में जो है रूल एंड जस्टिस PIS पार्टी, अभी क्या हुआ? अभी रिसेंटली पोलैंड रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इंडिंग। 8 साल का रूल था इनका लॉ एंड जस्टिस पार्टी का, उसको जो है वहां से इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा है। तो आपसे पार्टी का नाम देके पूछ सकता है, लॉ एंड जस्टिस पार्टी। ठीक है, इसका
पोलैंड की भाषा में कुछ और मतलब होता है पी का, लेकिन उसका इंग्लिश में मतलब है लॉ एंड जस्टिस पार्टी, इसको हार का सामना करना पाया। 8 साल से ये जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे। अगला जो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वन लाइनर, कि अभी हाल में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो है अपना एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, क्रूज मिसाइल है ना, अभी हाल में क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर मिसाइल कॉल्ड बुरेवेस्टनिक है ना, बुरेवेस्टनिक जो है एक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है। ये न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। और इसको लेके बहुत कंसर्न था वर्ल्ड का कि ये जो इसने लॉन्च किया है ये मिसाइल, ये बहुत खतरनाक है, इसको हैंडल करना, इसको ऑपरेट करना, अगर न्यूक्लियर वॉर कहीं पे कुछ होता है, दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वर्ल्ड को बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है। तो आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, बुरेवेस्टनिक जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल, उसको किस देश ने लॉन्च किया था, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रशिया है ना। रशिया ने भी जो है बुरेवेस्टनिक मिसाइल लॉन्च किया। इसमें खासियत क्या है इसकी, ये न्यूक्लियर वॉर वेपन्स ले जा सकता है ना, न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। और इसको और क्या नाम दिया गया, स्टॉर्म पेट्रेल, इसका नाम क्या है, स्टॉर्म पेट्रेल नाम दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अगला है आपका बांग्लादेश पे, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है बाबू, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रिसेंटली जो है अपना पहला जो है यूरेनियम प्राप्त किया। अभी बांग्लादेश को अपने, ठीक है, पावर एनर्जी के लिए है ना, न्यूक्लियर, यहाँ पे देखिए अभी हाल में बांग्लादेश को रशिया ने जो है, बांग्लादेश रिसेंटली रिसीव इज फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूरेनियम फ्रॉम रशिया। अभी हाल में रशिया ने बांग्लादेश को यूरेनियम दिया है। यूरेनियम किस लिए भाई, पीसफुल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अपने ऊर्जा उत्पादन के लिए हाल में जो है यूरेनियम किसने दिया है, रशिया ने। किसको दिया है भाई, बांग्लादेश को दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी कौन से साउथ एशियन कंट्रीज को जो है रशिया ने यूरेनियम सप्लाई किया उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ताकि वो जो है पावर जनरेट कर सके। इसमें से जो है ये आपका एक क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग वन लाइनर में। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट आ सकता है, अगला आपका कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ रशिया। इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो हमारा कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है ये तमिलनाडु में है, वो किसके सहयोग से बना है भाई, ये आपके जो है रशिया के सहयोग से बना है। और इसकी कैपेसिटी क्या है, 6000 मेगावाट की कैपेसिटी है इसको बिजली उत्पादन की, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि एंड एज ओल्ड सी रूट, ये बहुत पुराना सी रूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बहुत समय से बंद था। अभी हाल में जो है यहाँ पे फेरी सर्विस समझते हैं, फेरी सर्विस जो नाव का जो सर्विस होता है बोट का, ठीक है, उसको फेरी सर्विस बोलते हैं। तो अभी तमिलनाडु के नागापट्टनम से, ठीक है, और श्रीलंका के जाफना तक जो है अभी फेरी सर्विस स्टार्ट हुआ। काफ़ी लंबे समय तक इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये सेवा जो है बंद थी, अभी हाल में शुरू किया गया है, ठीक है ना। ये किसको जोड़ता है, जो नॉर्दर्न श्रीलंका में जाफना है उसको अपने तमिलनाडु के नागापट्टनम को, ठीक है ना, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें। 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। अभी हाल में मानवाधिकार जो घोषणा हुई थी उसके जो है कितने साल मनाए गए, 75 साल मनाए गए ह्यूमन राइट के। और इसका थीम क्या था, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। इसका थीम देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसका थीम क्या था, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए आज़ादी, एक न्याय और समानता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं करंट अफेयर्स में। इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट एनटीपीसी अभी हाल में रिसेंटली जो है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में एनटीपीसी के बारे में पता है आपको, ये जो है बिजली उत्पादन कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो अभी हाल में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट एनटीपीसी लिमिटेड हैड अचीव ए रिमार्केबल डिस्टिंक्शन बाय बीइंग नेम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉइज, है ना, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023। इसका अवार्ड अभी मिला इसको, किसके, फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका किसको, एनटीपीसी को, है ना। अभी हाल में फोर्ब्स का जो है बेस्ट एम्प्लॉयर्स का जो अवार्ड मिला है किस कंपनी को मिला है, आपके एनटीपीसी को मिला है, ठीक है ना। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है आपको, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन इलेक्शंस, है ना, इन इलेक्शंस हेल्ड एट असेंबली इन फ्राइडे फॉर द, अभी हाल में जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम, यहाँ पे देखिए अभी हाल में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का जो है इलेक्शंस हुआ, उसमें हाल में जो है इंडिया को जो है 2024-25 के लिए जो है क्या किया गया, चुना गया है, ठीक है, याद री इलेक्टेड, इंडिया को जो है री इलेक्टेड किया गया है। और ये भी देखिएगा कि हाईएस्ट टैली के साथ मैक्सिमम वोट जो है इंडिया के फेवर में गया है। और इस चुनाव के साथ ही इंडिया जो है उन 10 देशों के समूह में शामिल हो गया है जो इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। उसमें कौन कौन है आपके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात। इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल हुआ है। तो अभी हाल में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में इंडिया को किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है मेंबर
चुना गया हाल में, ठीक है, सेकेंड बार, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का चुना गया, याद रखिएगा आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके इसमें बन सकते हैं। अगला है कि अभी हाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना का एक जो है, ठीक है, एक बहुत एम्बिशियस प्लान है जिसके जरिए चाइना जो है पूरे एशिया से होते हुए जो है वर्ल्ड में आपके यूरोप से अपने आप को जोड़ने जा रहा है। अफ्रीका की हुई कंट्रीज है उसमें, उसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप कह सकते हैं कि चाइना का जो पहले का एंशिएंट समय का जो सिल्क रूट है उसको फिर से वो जो है पुनर्जीवित कर रहा है। उसमें अभी जो इटली भी शामिल था, तो अभी हाल में इटली जो यूरोपियन कंट्रीज है उसने अपने आप को जो है क्या किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पहले इसका नाम ओबोर था, है ना, वन बेल्ट वन रोड, उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उससे जो है अभी हाल में इटली जो है अलग हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल में कौन सा यूरोपियन देश जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है अपने आप को खुद से अलग कर लिया है, ठीक है ना। और ये कब जुड़ा था, 2019 में जुड़ा था और 2024 में जो है ये अलग हो गया है। अभी हाल में इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है भी, ठीक है। अगला आते हैं टेक जिएंट गूगल। गूगल के बारे में देखते हैं कि अभी हाल में साइबर क्राइम्स को देखते हुए गूगल ने जो है अपना जो है एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, डिजी कवच, है ना। टेक जिएंट गूगल हैज टेकन ए प्रोटेक्टिव स्टेप टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। अभी जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं मोबाइल के जरिए या फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जरिए आपके पैसे निकाले जाते हैं, उसको रोकने के लिए अभी हाल में गूगल ने जो है क्या किया, अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है डिजी कवच, ठीक है ना। इसका एम क्या है जी, कॉम्बैट दिस fraudulent activities by understanding the strategies implied by scammers and implementing काउंटर मेजर्स, ठीक है। तो अभी हाल में जिस तरह से वित्तीय धोखाधड़ी हो रहा है लोगों के साथ ऑनलाइन, चूंकि अभी पता है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली ज़्यादातर कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो उसको रोकने के लिए अभी हाल में जो है गूगल ने जो है डिजी कवच नाम से जो है अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें से आपके इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, ये आपको याद रखना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। अभी हाल में उन्होंने जो है, ठीक है, अनाउंस ए डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग डील, किसके साथ किया है, जो उन्होंने लोन ले रखा था बाकी देशों से, उसके साथ फिर से एक समझौता किया है। उसमें इंडिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना है, और इसमें यह किया गया है कि जो भी लोन लिए गए हैं, ठीक है, उसको किस तरह से रिकवर किया जाएगा, उसको किस तरह से चुकाया जाएगा, उसके बारे में जो है उन्होंने अभी जो है क्या किया, अभी रिकंस्ट्रक्टिंग डील किया, किसके साथ, इंडिया, फ्रांस, जापान और चाइना के साथ, ठीक है। अभी हाल में जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, इन्होंने जो है इजराइल की यात्रा की है। जब से हमास और इजराइल के बीच जो है जंग शुरू हुआ है, उसके बाद जो है जो बिडेन की ये पहली यात्रा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका के जो आपको पता है वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको क्या कहते हैं जी, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं ना। तो कौन है अभी अमेरिका के विदेश मंत्री, एंटोनी ब्लिंकन, है ना। ये आपको याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है आपके, ठीक है, आपके जो है एंटोनी ब्लिंकन है। अगला है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एंड इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ये जो है इंटरनेशनल फूड एंड सेफ्टी बॉडी है, अभी हाल में जो है इसने जो है इंडिया की तारीफ की है, ठीक है ना। अब उसमें देखना है कौन कहाँ पे की है भाई, एफओ ऑफ द यूनाइटेड नेशन विथ 188 मेंबर्स, इसके कुल सदस्य 188 है, हैज प्रेज्ड इंडियाज स्टैंडर्ड्स ऑन मिलेट्स एंड एक्सेप्टेड इज प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर मिलेट्स ड्यूरिंग इट्स 48 अभी इसका जो है 46 सेशन कहाँ हुआ है, रोम में। और रोम में इस सेशन में जो है इन समूह ने जो है जो इंडिया है, इंडिया का जो मोटा अनाज है मिलेट्स है, उसकी तारीफ की है। और उसका इंडिया ने जो प्रपोजल रखा था मिलेट्स के डेवलपमेंट के लिए या इसके जो है विकास के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसकी तारीफ की है किसने, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, ठीक है। ये इसमें 188 सदस्य है। अभी हाल में इसका 46 सेशन कहाँ पे हुआ, रोम पे हुआ है। और उसमें जो है इंडिया के 15 टाइप्स ऑफ मिलेट्स स्पेसिफाइड क्वालिटी जो है पैरामीटर, उसकी तारीफ की है। तो इसमें पूछ सकता है आपसे कि 46 सेशन जो है कहाँ पे हुआ है, इसका रोम में हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो मिलेट्स है, भारत का जो मिलेट्स को प्रमोट करने का प्रोग्राम, उसका नाम क्या है, अन्नश्री। क्या है बाबू, अन्नश्री। और उसके डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर इंडिया ने खोला है, कहाँ पे खोला है, हैदराबाद में, ठीक है ना। ये याद रखना आपको। चलिए अभी हम अगला देखते हैं पॉइंट। इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर रिसेंटली मेड ए सिग्निफिकेंट मूव बाय कंडक्टिंग इन फर्स्ट एवर पेमेंट्स इन रुपीज। अभी हाल में इंडिया का पता ही आपको, ये क्या है जी, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी ऊर्जा उपभोक्ता देश है। ये याद रखना आपको कि भारत क्या है जी, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, ऊर्जा उपभोक्ता देश है। और अभी हाल में इसने जो है UAE से जब है ना आपका क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, कच्चा तेल जब खरीदा तो उसका पेमेंट क्या क्या है आपको, रुपया में किया, इंडियन रुपीज में किया है। तो एक इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है आपसे इसमें क्वेश्चन कि अभी हाल में भारत ने किस अरब देश के साथ जो है क्रूड ऑयल खरीदते हुए जो है उसका भुगतान किस में किया, डॉलर में नहीं किया, रुपये में किया। तो वो कौन सा हो जाएगा,
यूएई के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। इन रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज सेड दैट द ग्लोबल कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। 2026 तक जो है कोल डिमांड जो है घटने वाला है। कितना % घटेगा जी इसमें अगर देखा जाए तो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो उसकी कई वजह है घटने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि चाइना जो है खुद का अपना जो है सबसे ज़्यादा कोल का जो कंजम्पशन पता है कहाँ है, चाइना में है। सबसे ज़्यादा कोल कंजप्शन एनर्जी में कौन करता है, चाइना करता है। लेकिन जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है ना, लोग अब सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं और चाइना का भी डिमांड थोड़ा सा कम हो गया, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि 2026 तक जो कोल डिमांड था, ठीक है, जो परंपरागत ईंधन माना जाता है, ट्रेडिशनल जो है कन्वेंशनल फ्यूल्स माना जाता है, उसके डिमांड में जो है कमी होने वाली है, ठीक है ना। अभी अगला पॉइंट्स आते हैं हम लोग। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रोड सेफ्टी जारी किया है। आपको पता है कि दुनिया में हर साल दुर्घटना से जो है लाखों लोग मरते हैं, उसी पे अभी हाल में जो है, ठीक है, आपको याद रखना है कि WHO हैज रिलीज ए रिपोर्ट द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा पे जो है 2023 का रिपोर्ट किसने जारी किया, आपका WHO ने। और उसमें कहा गया है कि 2010 से 2021 मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कितने साल हो गए, 11 साल में टोटल जो लोगों की मौत हुई है कितनी हुई है, ठीक है, 1.19 मिलियन, है ना, 1.19 मिलियन। कितने हो गए जी अगर देखा जाए तो 1 मिलियन कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है ना, और 19 मतलब समझ सके, हाँ, ठीक है। इतने लोगों की लगभग 12 लाख लोगों की जो है पिछले जो है कितने साल में, 11 साल में डेथ हुई है। बहुत ज़्यादा डेथ है अगर देखा जाए तो, ठीक है, कम डेथ नहीं है, पूरी दुनिया का है रिपोर्ट, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया, वर्ल्ड सेफ्टी वाला आपके WHO ने जारी किया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। रिसेंटली अगला जो पॉइंट्स है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना, एंड आई ऑन मेथोन द रोड टू रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। अगला आते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज देखना है आपको। यहाँ पे एक दिया हुआ मार्स, ये क्या है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये जो है आपको देखना एक तरह का जो है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। ये 27वें कॉन्फ्रेंस जो COP17 हुआ था इजिप्ट में, उसी में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है, ये डेटा लेता है डिफरेंट जो है मल्टीपल सोर्स से और डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है मीथेन एमिशन को। तो CH4 जो मीथेन है, ये आपको पता है कि ये जो है क्या जी, एक जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कि इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गैस माना जाता है भूमंडलीय तापन के लिए। तो उसको जो है ये मॉनिटर करता है। तो उसमें ये देखा गया है कि ये जो यूएनओ ने रिपोर्ट किया, एन आई ऑन मीथेन द रोड टू रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, रिलीज किया गया COP28 stated that the methane alert and response system MARS in its pilot state identified 1,500 plumes and notified government of 126 plumes on 4 countries, है ना। 4 जो है महाद्वीप, देश नहीं है, कंटिनेंट है, 4 महाद्वीपों में जो है 127 प्लीम्स को जो है आइडेंटिफाई किया, किसने, मार्स ने किया है। और ये मार्स क्या है जी, मार्स जो है आपके मीथेन को जो है मॉनिटर करने वाला जो है एक तरह का सैटेलाइट है, जो बताता है कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है मीथेन जो है छोड़ा जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अगला हम पॉइंट्स हम लोग आते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडिया हैज सक्सेसफुली फेज आउट ओजोन डिप्लीमेटिंग एंड क्लाइमेट वार्निंग केमिकल। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको पता है कि आपको जो क्लाइमेट वार्मिंग केमिकल है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 14(1)B, इसके बारे में अभी एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया कि इंडिया ने जो है, ठीक है, इसको रोकने में जो है बहुत आगे चल रहा है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड इन एलिमिनेटिंग अनदर सच गैस, ये क्या किया उसने, इंडिया ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC 141B विच इज ए केमिकल यूज बाय फोम। ये निकलता है किससे गैस भाई, फोम इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एक रसायन के तौर पे इसका यूज होता है, ठीक है ना, किसमें, फोम इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और याद रखना आपको मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीमेटिंग केमिकल्स है। ओजोन को नुकसान, ओजोन जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, गैस कौन सा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B, ठीक है। इसमें जो कहा जा रहा है कि इंडिया जो है काफ़ी हद तक इंप्रूव कर चुका है। और दूसरा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, उसको भी जो है इंडिया रोकने में जो है आगे काम कर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल में इंडिया जो है कौन से केमिकल्स पे नियंत्रण लगाने के लिए, वो केमिकल्स कौन सा है जी, ओजोन के डिप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, ये याद आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी अगला जो क्वेश्चन है कि अभी हाल में एक अवार्ड है इंडिया का, वो किसको दिया गया है, इसमें हम लोग देखेंगे। रिसेंटली रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड जो है किसको दिया गया जी, पोइट क्रिटिक सुकृता पॉल को दिया, कुमार को दिया गया है, ठीक है। ये 6 इस तरह का जो है 6 रेसिपिएंट ऑफ हर बुक कौन सा है जी, साल्ट पीपर एंड सेलेक्टेड पोएम्स। क्या है उस बुक का नाम, साल्ट एंड पीपर सेलेक्टेड पोएम के नाम से, ठीक है। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार अभी हाल में जो है दिया गया है इसको, ठीक है ना। और ये जो अवार्ड दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, इस किस फील्ड में दिया जाता है कि ये पीस में, लिटरेचर में, आर्ट में, एजुकेशन में और ह्यूमन राइट्स में, ये सब फील्ड है। इसको ये भी याद रखना आपको कि किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये शांति में,
साहित्य में, कला में, शिक्षा में और मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ साहित्य अकादमी युवा अवार्ड है, इसके बारे में देख लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी युवा अवार्ड। तो अभी रिसेंटली जो है इंग्लिश में जो मिला है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, ठीक है, साउदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू चोलास, ठीक है, दक्षिण के भगवान, दक्षिण भारत चालुक्य से चोलो तक, ठीक है, और इसके राइटर कौन है, अनिरुद्ध कनिसेट्टी, ठीक है, और ये इंग्लिश में मिला है। और हिंदी में किसको मिला अभी, चंदापुर, हाँ, चांदपुर की चंदा, ठीक है, नोवेल है ये, अतुल कुमार राय को मिला है। ये कौन सा अवार्ड है बाबू, ये अवार्ड देखोगे, ठीक है ना, नेम ऑफ द बुक, ये आपका साहित्य अकादमी अवार्ड विनर 2023, ठीक है ना। ये हिंदी और इंग्लिश दो का आपको याद रखना, आपको उर्दू का रख लो और संस्कृत का दो और रख लो तो और बेहतर होगा, दो और अवार्ड का देख लेना, संस्कृत और उर्दू का भी जो है सर्च करके उसको लिख लेना। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है शस्त्र रामानुजम अवार्ड 2022 एंड 23, 2 साल का एक साथ दिया गया है शस्त्र रामानुजम अवार्ड। और ये किसको किसको मिला है इस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं, कौन है, ये बैकली में है, यूनडिंग तांग, ठीक है, इसको 2022 के लिए मिला है। और दूसरा जो है रुक्जियांग झांग, इसको जो है 2023 के लिए मिला, कौन सा अवार्ड, द शस्त्र रामानुजम अवार्ड। ये रामानुजम अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है बाबू, मैथमेटिक्स में जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको, ठीक है ना। अभी हाल में जो है इस शस्त्र रामानुजम अवार्ड जो है 2 लोगों को दिया गया, ठीक है। अगला देते हैं कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अभी इस साल जो है इंडिया में जो है इसका 2 कंट्री में कौन का है, ये केमन आइलैंड्स और दूसरा है साइप्रस। इन दोनों से अब अप्रैल से सितंबर के बीच जो FDI होता है उसमें जो है कमी आई है, जिसकी वजह से जो है पूरा जो ओवरऑल डिक्लाइन क्या है 24% का FDI में जो है कमी देखने को मिला है, ठीक है। ये भी जो है एक वन लाइनर पॉइंट्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अंगोला के बारे में देखते हैं। अंगोला आपको पता है कि ये अफ्रीकन कंट्री है। अभी हाल में अंगोला जो है ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड ये ना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको ओपेक कहते हैं, अभी जो है उससे क्या हुआ, बाहर हो गया। कौन सा, अंगोला, अफ्रीकन कंट्री है। अभी हाल में अंगोला जो है ओपेक के जो है ग्रुप से बाहर हो गया। तो पूछा जा सकता है अभी कौन सा कंट्री जो है ओपेक से बाहर हुआ है, कौन हो जाएगा तुम्हारा, अंगोला हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आउटपुट कोटा पूछेगा कि आउटपुट कोटा होता है, प्रोडक्शन का कोटा होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखो आप जितना मन उतना जो है ये नहीं कर सकते, खुद से निकाल के उतना नहीं बेच सकते, सबका कोटा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जो है अपना पहला जो है सैटेलाइट जो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको क्या कहते हैं एक्सपो सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट का काम क्या है जी, ये एक्सरे पोलराइजेशंस को मॉनिटर करेगा और ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटर्स, इन सबको जो है स्टडी करने के लिए अभी हाल में इसरो ने जो है कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, एक्सपो सैटेलाइट, ठीक है ना। ये आपको रिसेंटली याद करना कि इसरो ने लॉन्च किया है। और ये मिशन इज प्रोपेल्ड बाय द PSLV C58। ये क्या है जी, लो अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो निचला वाला जो है, ठीक है, और कक्षा है उसमें जो है इसको लगाया जाएगा, ठीक है। तो इससे में पूछा जा सकता है अभी हाल में इसरो ने जो है अपना कौन सा सैटेलाइट जो है एक्सरे पोलरीमीटर या ना एक्सरे के लिए या मान लो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सपोसैट, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अभी हाल में इंडिया ने जो है मिलेट्स के लिए 5 दिन का जो है महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया भाई, इंडोनेशिया में। रिसेंटली इंडिया लॉन्चेस 5 डे मिलेट जो है फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया, इंडोनेशिया में आयोजित किया है। और आपको पता है इंडोनेशिया का आसियान का एक कंट्रीज है, क्या ऑब्जेक्टिव है जी, अवेयरनेस एंड क्रिएट मार्केट फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स इन आसियान कंट्रीज। हम लोग अपने खाने में मिलेट्स को एकदम बाहर कर चुके हैं, जानवरों को खिलाते हैं ना, मकई, बाजरा, रागी, ये सब जो है ये बहुत हेल्दी फूड है। अफसोस कि आज हम लोग खा नहीं रहे उस खाने को, मैदा का खाते हैं, जितना भी लिट्टी चोखा जो भी देखा आप कितना कुछ खा रहे हैं हम लोग, सब मैदा, मैदा जाके लीवर में जाके आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा, चिपक जाता है वो जाकर के नुकसान पहुंचाता है। तो फास्ट फूड अगर बनाना है तो इंडियन फास्ट फूड बनाया जाए, मिलेट्स का खाना बने, है ना, बॉयल करके बना सकते हैं आप, बहुत अच्छी रोटी बनती है मिलेट की रोटी से। आप प्याज व्याज हरी मिर्च डाल के अगर अच्छे से बनाते हैं तो बिना सब्जी के आप खा सकते हैं उस रोटी को, बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है। तो अभी हाल में इंडिया जो है अपने मिलेट्स को पॉपुलर करने के लिए, मोटे अनाज को, और उसके लिए मार्केट क्रिएट करने के लिए इंडोनेशिया में जो है 5 दिन का एक फेस्टिवल आयोजित किया, ठीक है। अगला आपका मलेशिया विल ग्रांट 30 डे वीजा फ्री कंट्री, है ना। अभी हाल में मलेशिया के राष्ट्रपति आए थे, कौन थे भाई, ठीक है ना, प्रधानमंत्री क्या नाम है, अनवर इब्राहिम। अभी हाल में मलेशिया के जो है प्रधानमंत्री कौन आए थे, अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम को इंडिया का विरोधी माना जाता है, लेकिन इस बार अभी आए हैं तो बहुत अच्छे से आए, खुशनुमा माहौल में आए, मोदी जी से मिले, गले उले मिल करके। तो अनवर इब्राहिम ने जो है अभी भारतीयों के लिए जो है 30 दिन का वीज़ा फ्री जो है, ठीक है, शुरू किया। कहाँ पे, वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस एंड चाइनीज सिटीजन फ्रॉम December 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका, ज्वाइनिंग थाईलैंड एंड श्रीलंका इन रिसेंट वीक्स ऑफर सच एज ए फैसिलिटी टू फॉरनर्स टू प्रमोट टूरिज्म, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको, अभी हाल में आसियान कंट्रीज में मलेशिया ने इंडिया और चाइना के लिए 30 दिन का वीज़ा फ्री एंट्री जो है शुरू किया 1 दिसंबर से, ठीक है ना। चलो
अगला आते हैं हम लोग, और इसके साथ ही ये वो थाईलैंड और श्रीलंका के साथ जो है, ठीक है, इस तरह के ग्रुप में जो है शामिल हो गया। चलो आगे आते हैं हम लोग। द इंडियन एंड वियतनामीज आर्मीज, अभी हाल में वियतनाम और इंडिया की सेना ने जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, ठीक है, सैनिक अभ्यास किया, उसका नाम क्या है, वियतनाम एंड इंडिया है ना, बायलैटरल एक्सरसाइज 2023, ठीक है, रिफ्लेक्ट द deepening strategies partnership between the two nations and is a response to share concern over China assertive action in South China Sea। कहाँ किया जी, ये साउथ चाइना सी में किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिम्पेक्स का नाम पूछ सकता है कि अभी हाल में इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है विन बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किया, तो कौन सा हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा आपका। अभी हाल में इंडिया ने भी सेड टू री इंडक्ट ए रिफर्बिश्ड 22-year-old फास्ट ट्रैक है ना, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तरमुगली। आईएनएस तरमुगली आपको पता है कि इंडिया ने जो है किसको दे रखा था अभी हाल में, ठीक है, ये तरमुगली का अगर देखेंगे तो ये किसको दे रखा था अभी, मालदीव को दे रखा था, 22 साल बाद जो है वापस मालदीव ने कर दिया है, तो उसको फिर से जो है रिनोवेट करके इंडिया ने जो है इसको अपने जो है बेरे में शामिल किया है, तो उसका नाम क्या है, आईएनएस तरमुगली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो है याद कर सकते हैं। चलिए अगला आते हैं हम लोग। इन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने जो है JT60SA द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट है ना रिसर्च, अभी हाल में जो है, एक मिनट इसको फिर से देखते हैं हम लोग, अभी हाल में जो है न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में JT60SA द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैज ऑफिशियली, ठीक है, कमेंस्ड ऑपरेशन इन जापान इबाराकी प्रीफेक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है जी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या नाम है इसका, JT60SA, और ये अभी कहाँ ऑपरेट हुआ है जी, इबाराकी, जो जापान का एक प्रोविंस है, वहाँ पे जो है ये अभी जो है शुरू किया गया है। तो इसमें पूछा जा सकता है, नाम देके मैच करने के लिए पूछ सकता है कि जो है JT60SA क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या जी, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर है, किस कंट्री का है, जापान का है, ठीक है ना। यूआई यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए इस पॉइंट्स को रहने दीजिए, इस पॉइंट्स में जो है चीज़ें। अगला आते हैं, द यूनियन कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, हैज सैंक्शनड एन एडिशनल 25,000 करोड़ फॉर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ठीक है ना, इंटरेस्ट इसको कहते हैं ब्याज समतुल्यन योजना, उसके लिए भारत सरकार ने कितना रुपया लॉन्च रिलीज किया जी, 25,000 का, ठीक है ना, 25,000 का किया है, और इसको एक्सटेंड कब तक कर दिया गया, 30 जून 2024 तक, ये पुराना न्यूज़ है आपको, ठीक है। और ये जो है आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो स्कीम है किस क्षेत्र से है, SMME है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स है उनसे संबंधित है। अभी हाल में रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, उन्होंने भी 606 बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है, कितना जी, 606, कितना हो जाएगा जी, 606 हो 36, कितना हो गया जी, 36 हो गया ना, 3,500 रन तो सिर्फ छक्के से ही हो गया। तो अभी हाल में 6,000 छक्का मारने वाले बैट्समैन कौन बने इंडिया के जी, रोहित शर्मा बने हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान, ठीक है ना। अगला, इंडिया सिर्फ 2 प्लेसेस इन 129th ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल, आपको इसमें याद रखना है कि जेंडर है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, GGI, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये रिपोर्ट कौन जारी करती है भाई, ये करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम FEF है ना। अभी हाल में जो है उसका, ठीक है, जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें जो है 2024 का याद रखना, उसमें इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, 129 रैंक मिली है, और पहले इंडिया की रैंकिंग क्या थी जी, बताइए, है अब 2 स्लिप हुआ तो कितना होगा, 129 से घटाओगे तो 127 होगा ना जी, तो ही 2 ही रैंक स्लिप हुआ ना। तो अभी हाल में ग्लोबल जेंडर, जैसे कह सकते हो आप कि वैश्विक जो ना लैंगिक अंतराल है ना, लैंगिक अंतराल में जो है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 129। अगला आते हैं हम लोग, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 2025 को कौन सा डिक्लेयर किया है जी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 नंबर, इसको आप जो है याद रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी हाल में G7 का जो आउटरीच सेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है जी, अभी हाल में G17 का जो है आउटरीच सेशन अप्रैल में हुआ, एपुलिया, याद भी नाम नहीं देगा, पूछ देगा एपुलिया किस कंट्री में है, एपुलिया में आयोजित किया गया है 13 से 15 जून के बीच, और उसमें जो है आपको बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको इनवाइट किया गया, बहुत सारे मीम बने थे इस सेशन के बाद, ठीक है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इनको इन्वाइट किया है, ठीक है। और ये G17 का जो है 50वां साल मनाया गया अभी, ठीक है ना, कौन सा जी, 50वां साल जो है मनाया गया, इसमें मोदी जी को जो है
इनवाइट किया गया था। अगला है कार्लोस अल्कारेज। ये कार्लोस अल्कारेज कौन है जी? स्पेनिश खिलाड़ी हैं टेनिस के, ठीक है ना। अभी याद रखना स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। अभी 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है इन्होंने जीता है। कौन सा जी? फ्रेंच ओपन बाय डिफीटिंग अलेक्जेंडर जुवेरेव ऑफ जर्मनी के हरा करके, ठीक है। और फ्रेंच ओपन इज वन ऑफ द 4 रिप्रेजेंटिंग प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैज एनुअली अलोंगसाइड द ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहले तो कार्लोस अल्कारेज, इसको कौन सा अवार्ड मिला है जी? कौन सा ट्रॉफी जीता इन्होंने? फ्रेंच ओपन, किसको डिफीट करके? अलेक्जेंडर जेरोव को, ठीक है। और ये जो है आपका कौन सा है इसका, ठीक है, 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जो कभी कभी पूछ लेता है कि जितने भी ग्रैंड टेनिस टूर्नामेंट है बड़े बड़े, उसका सीरीज पूछ लेता है। तो हम लोग पहले इसको याद करते थे, AU ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड अमेरिकन, ठीक है ना, ओके। ऑफ भी है, अगर नहीं आपको याद है तो हिंदी वाली लिख लो, अगर ऑफ, हम लोग इसको ऐसे ही याद रखते थे, ठीक है ना। मतलब इसी का लिख रहा हूँ मैं, उसका नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसी इंग्लिश का हिंदी में कर दे रहा हूँ। AUFBIA, ऑफ बी आई कर लो, जिसमें इसे मैंने कहा AU से ऑस्ट्रेलियन हो गया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, और सबसे आखिर में कौन सा होता है? अमेरिकन होता है, ठीक है ना, या US ओपन जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला है हेल्पेज इंडिया। ये जो है एक तरह का NGO है। अभी हाल में इसने वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस जो है दिवस मनाया। कितनी तारीख को मनाया जी? आपको ये जो दिवस मनाया गया, आपका कब मनाया गया बताइए? 15 जून को मनाया गया, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, बाल बच्चा किस तरह से उसके साथ जो है ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को जो है हेल्पेज इंडिया, ये क्या है जी, एक नेशन वाइड रिपोर्ट जारी किया है इसने। और उसमें कहा गया है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उसके बारे में बताया कि उसमें देखा गया है कि 1 in every 3 ओल्ड एज, मतलब 3 में से हर एक ओल्ड व्यक्ति बोल रहा है कि एक साल में उसकी कोई इनकम नहीं रही है। मतलब फुल्ली वो किस पे डिपेंडेंट है? अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। द एनएसओ सर्वे फाउंड दैट अबाउट 95% ऑफ द इंडियन एज 15 एंड अबव आर अवेयर ऑफ द आयुष सिस्टम। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे ना एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं। गाँव देहात में तो लोग जो है नीम हकीम खतरेजान, नाम सुना होगा तुम्हें, नीम हकीम खतरेजान। तो ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? वैद्य जी के पास जाते हैं या हकीम साहब के पास जाते हैं। तो इसमें ये पता चला है कि एनएसएस ने एक सर्वे निकाला है कि 95% जो इंडियन है जिनकी एज 15 से या उससे ज़्यादा है, ये लोगों को आयुष सिस्टम के बारे में पता है, ठीक है। और रूरल इंडियन खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपना सालाना 472 रुपये जो है आयुष केयर पे, मतलब हकीम वकीम पे जाके खर्च करते हैं पूरा, ठीक है। वो जड़ी बूटी दे देते होंगे, उसी से काम चलाओ। इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, अभी हाल में जो है इंडिया ने अपना मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 जो है किस कहाँ पे किया जी? जोधपुर में किया, राजस्थान के जोधपुर में जो है ये तरंग शक्ति का आयोजन हुआ है, ठीक है। चलो अगले देखते हैं, इन्हें वीर चक्र। अभी हाल में पिकॉन सेरेमनी हेल्ड एट INS शिवाजी द स्टीम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी, द ओरिजिनल वीर चक्र बास प्रॉमिनेंट। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में भारत ने जो है कौन सा सेना बनाया है, ठीक है ना। ये आपका जो है ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी INS शिवाजी, द ओरिजिनल वीर चक्र वाज पोस्टमली अवार्डेड टू लेट वाइस एडमिरल विनय राय। विनय राय चौधरी को जो है क्या दिया गया है? आपको वीर चक्र दिया गया। किसके थे ये? इंडियन नेवी के थे, ठीक है ना। और इनके किस लिए दिया गया जी? टुक प्लेस ऑन 18 दिसंबर 2023। सेरेमनी मार्क्ड बाय सोलेमनिटी एंड रिविनेंस टुक प्लेस ऑन 18 दिसंबर। ये कब हुआ जी? 18 दिसंबर को इनको जो है वीर चक्र दिया गया। तो आपको इसमें से ये याद रखना है कि अभी हाल में जो है वीर चक्र किसको दिया गया? इंडियन नेवी के एडमिरल विनय रॉय चौधरी को ये दिया गया है, पोस्टमसली दिया गया, मतलब मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना। अगला आपका इन ए सिग्निफिकेंट फॉर इंडिजिनियस डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, द इंडियन एयरफोर्स has proudly announced the successful test firing of its surface to air missile for assured rehabilitation। इसका नाम क्या है जी? समर नाम दिया गया है, ठीक है ना। और एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है। समर क्या नाम है जी? समर। इसका फुल फॉर्म क्या है जी? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन, समर नाम दिया गया है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का है जी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 49 नंबर पॉइंट्स है अंकोर वाट के टेम्पल कहाँ भी? कंबोडिया में है। और कौन सा टेम्पल है? विष्णु जी का है या शिव जी का है? बताइए। अभी हाल में कंबोडिया के अंकोर वाट टेम्पल में जो है इसको 8वां जो है विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखोगे बहुत बड़ा हाथे में प्रेमाइसेस में जो है ये टेम्पल्स है, ठीक है। और डिफेट्स इटली पोम्पेली, इटली का जो पोम्पेली था वो 8वें स्थान पे था, उसको रिप्लेस करके कौन बना है? अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया का। ये वर्ल्ड का 8वां अजूबा जो है घोषित किया गया है। ये लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट है ग्लोबली, ठीक है। 1200 स्क्वायर मीटर्स में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। ये याद रखना आपको। और इंडिया का ये चूंकि यहाँ से ट्रेड होता था इंडो आसियान कंट्री से,
Paul Lunch, who is an Irish author, won the 2023 Booker Prize for his 5th novel Prophet Song. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बीटिंग लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मोर्स है ना, डेब्यूट नॉवल वेस्टर्न लेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, ठीक है ना. किसको दिया गया इस बार बुकर अवार्ड भाई बताइए? पॉल लिंच को दिया गया. किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया 2023 का, ठीक है. ये आपको जो है इसमें याद रखना है. तो ये जो आपका वन लाइनर है ये 50-50 क्वेश्चंस का, ठीक है, सेक्शन करके दिया हुआ है. इसमें आज हम लोग ने पहला वाला किया है. जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि आप इसमें पढ़ोगे आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें. सेक्शन 1 था आज खत्म किया. इस तरह से कुछ सेक्शन है, लगभग टोटल 10 सेक्शन है. तो कोशिश करेंगे कि इसको जो है, आज बहुत लगता है आपको वन लाइनर देखने में, इसको एक्सप्लेन करने में समय लगता है. अब इसको आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा. आप सिर्फ पलटोगे पेज, आपको कोशिश नहीं करनी है, दिमाग नहीं लगाना है इसके लिए, ठीक है. तो चलो फिर कल करेंगे, सेक्शन 2 करेंगे. आप लोग पढ़ के आना तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है.